आदाब। स्ट्रेट लाइन टॉक्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत खैर मकदम। रियासत जम्मू कश्मीर में गुज्जर तबके की पसमानदगी हो, गुज्जर तबके के मसाइल हों या रसाना में जो कुछ हुआ वो मसला हो, इन तमाम मसाइल को फेसबुक पर के ज़रिए और बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़रिए पूरी दुनिया तक जिस शख्स ने पहुंचाया और जिस शख्स ने रसाना के मामले में सबसे बड़ा किरदार प्ले किया, यानी 16 को मामला बना, 20 तारीख से लगातार फेसबुक पर जो शख्स अपडेट देता रहा और जो शख्स आज रेप के इल्ज़ामात जिसके ऊपर हैं, जिस शख्स के ऊपर पैसे का खुर्द बुर्द करने के इल्ज़ामात हैं, उस शख्सियत से आज स्ट्रेट लाइन आपकी मुलाकात करवाने जा रही है। मेरे साथ हैं तालिब हुसैन। तालिब साहब, आपको बहुत बहुत खैर मकदम। शुक्रिया। सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि 16 तारीख को आसिफा का मामला बनता है, उसकी डेड बॉडी मिलती है और उसके बाद लगातार आपके फेसबुक पर अपडेट आते हैं और जितने भी आपके फेसबुक पर अपडेट आए, हर अपडेट में आप लोगों के साथ जुड़ते गए और एक माहौल जो है वो कठवा के अंदर बना। पहले तो आपसे ये समझना चाहूँगा कि आसिफा का मामला हो या कोई और मामला हो, आपने फेसबुक का बड़ा इस्तेमाल किया इसमें, बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल इसमें बड़ा किया, मकसद असल में क्या था? देखिए जुनैद साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक आपने आसिफा के रेप और कत्ल की बात की, तो उसमें 16 को नहीं, बेसिकली ये 17 जनवरी को इनकी डेड बॉडी बच्ची की मिली है। 17 जनवरी 2018 को, और 10 जनवरी को ये बच्ची गायब हुई और उसके बाद जस्ट 10 जनवरी के बाद 17 के बीच में किसी एक दिन वहीं पे रसाना के बिल्कुल सराउंडिंग में एक शादी थी। मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे बिरादरी के लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे एक बच्ची गायब है हमारी। तो वो जो फ़ोटो आप देखते हैं, वो फ़ोटो वहाँ पे किसी लड़के ने किसी के फ़ोन में, उसके भाई के फ़ोन में था, मुझे दिया गया और फिर मैंने उस टाइम वो एक तो पोस्ट भी किया और दूसरे वहाँ के वक्त के एसएसपी से बात भी की। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हाँ ठीक है, उसके बाद जितनी भी हमारी लड़ाई हुई तो हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, लेकिन ये ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये भी सच है कि जितना बाकी लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं उतना नहीं कर पाए। बेसिकली हम उतने टेक्निकल नहीं है, उन चीज़ों का नहीं पता चलता, और स्पेशली मैं तो बहुत ही वीक हूँ सोशल मीडिया पे। और दूसरी नंबर बात ये है कि अगर किया भी तो क्या बुरा किया। सोशल मीडिया है भाई, इसीलिए है कि आप अपने मसाइल को सामने रखो। मेन मकसद है आपका कम्युनिकेट करना, आपका इशू जो है पब्लिक के सामने लाना, तो वो आप किसी भी माध्यम से लाएं। आपके पास बहुत पहले रेडियो था, आप रेडियो पे बहुत कोशिश करके लाते थे, फिर अखबारात आई, फिर टीवी आया, आज सोशल मीडिया है, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। रिग्रेट होता है कभी आपको? क्या ये वजह तो नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है आपको इतनी स्पेस नहीं देता, जगह नहीं देता, कि आपको लगा कि ठीक है अल्टरनेटिव मीडिया, इस पर तो हम जो मर्जी वो खुद करें? नहीं, वो ठीक है, रिग्रेट का कभी नहीं मामला, लेकिन असल बात ये है कि ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया अगर सेलेक्टिव लोगों को मौका देती है, और ठीक है मौका भी दे, लेकिन जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं अगर उन पे मेन स्ट्रीम मीडिया को जिस तरह से खुल के बात करनी चाहिए, या जिस लाइन पे बात करनी चाहिए और जिस सदाकत के साथ बात करनी चाहिए, जब वो नहीं करते तो फिर बेचारे लोग क्या करेंगे। और स्पेशली सोशल मीडिया का फिर ताल्लुक तो उन लोगों के लिए बचता है जो आज पूरे मुल्क के अंदर, चाहे वो किसान हों, मजदूर हों, चाहे स्टूडेंट लीडर्स हों या स्टूडेंट एक्टिविस्ट हों, या जितने भी मूवमेंट्स हों जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को चैलेंज करते हैं, तो वो सब लोग जब लाइन मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आते तो फिर सोशल मीडिया के थ्रू ही आते हैं। क्या आप मानेंगे कि आपने सोशल मीडिया के ज़रिए जो भी मुहिम चलाई, उस मुहिम का मकसद असल में आपकी सियासी जो ख्वाहिशें थी उनको पूरा करना था? देखिए, मामला ये है कि मैं जेल जाने से कोई 1 महीना पहले ट्विटर पे आया होऊंगा। जेल के बाद वो ट्विटर अकाउंट भी डिलीट कर दिया मैंने। और सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं सिर्फ फेसबुक पे पिछले 2-3 साल से हूँ, और वो भी तब मैंने एंड्रॉयड फ़ोन भी तब लिया है जब लाल सिंह ने लोगों को मारना शुरू किया, और उसके बाद चूंकि लोगों तक आवाज़ नहीं सही से जा रही थी तो उसके बाद हमने एंड्रॉयड फ़ोन का भी यूज़ किया। उससे पहले तो मेरे पास 1-1.5 साल पहले मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था। तो अब अपना पॉलिटिकल बेनिफिट क्या है वो समझने की ज़रूरत है। हाँ, मेरा पॉलिटिकल बेनिफिट है, सही बात है, मेरा पॉलिटिकल बेनिफिट ये है और पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी ये है कि मेरी कम्युनिटी के मसाइल हल हो जाएं, मेरी कम्युनिटी में फ्यूचर में आसिफा जैसा वाक़ा ना हो, मेरी कम्युनिटी के जो राइट्स हैं वो दे दिए जाएं,
मेरे जो हकूक़ हैं वो दे दिए जाएँ। उसके लिए सोशल मीडिया हो, उसके लिए अगर किसी को लगता है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट है तो 10 बार लगे, लेकिन हमारा मकसद जो है वो काम करना है और वो हम करेंगे। जैसे आपने खुद कहा कि आपका मकसद काम करना है, और सोशल मीडिया पर जो रसाना का मामला हो, रसाना के मामले में आपने बहुत सारे बयानात दिए। चलिए, कुछ बयानात तो आपकी कम्युनिटी से जुड़े हुए थे तो कोई बड़ा मसला नहीं, आप अपनी कम्युनिटी के मामलात को हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन अक्सर और बेशतर बयानों में आप आरएसएस के साथ इस तमाम मामले को जोड़ते रहे, आप बीजेपी पर हमले करते रहे, आप बाकी संगठनों पर हमले करते रहे। तो आपसे समझना चाहूँगा कि क्या आपके पास कोई शवाहिद थे, कोई सबूत थे आरएसएस की इन्वॉल्वमेंट के, बीजेपी के इन्वॉल्वमेंट के, जिसके चलते आप ये इल्ज़ामात लगाते रहे? क्योंकि आपके फेसबुक के पोस्टों में बार बार आता है, और एक ये मतलब खदशा है लोगों को कि शायद आप मुसलमानों के वोट के ऊपर नज़र रखते हैं, शायद आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर जो है आगे चलना चाहते हैं। आप सर्वधर्म संभाव की जो बात हमारे देश में होती है, यानी सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात नहीं करते। देखिए साहब, ये बात मैंने कभी नहीं की। आप मेरी कोई भी पोस्ट चेक कर लीजिए कि जिसमें मैंने ये कोशिश की हो कि दो कम्युनिटीज़ के दरमियान, दो लोगों के दरमियान, दो कौमों के दरमियान और दो इलाकों के दरमियान कोई तसादुम हो जाए। लेकिन अब जो सदाकत है, ये मैं तो नहीं कह रहा ना। आसिफा के केस को ही ले लीजिए, मैंने कुछ नहीं कहा। उसमें जनाब आलोकपुरी साहब थे, वो तालिब हुसैन तो नहीं है ना। आलोकपुरी साहब क्या है वो आपको भी पता है, उस वक्त के आईजी क्राइम ब्रांच थे। उन्होंने ये बात कही है, मैंने नहीं कही। उन्होंने ये कहा है कि दिस हीनियस क्राइम हैज डन टू टेरराइज ट्राइबल मुस्लिम कम्युनिटी फ्रॉम सांबा, कठुआ एंड जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स। क्या खुद आप ये मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ। ये तो उन्होंने कह दी, एक गवर्नमेंट मतलब पुलिस के एक आला ऑफिसर जो है, उनका ये स्टेटमेंट है। तो मैंने तो अपने आंखों से सब कुछ देखा है ना। लेकिन आप पले बड़े जिस गांव में हैं, उसी गांव के लोगों के बारे में आप ही कहते हैं कि मैं क्यों ना कहूँ। मैं उन लोगों के बारे में मैंने कब कहा? आरएसएस जो है, लोग, आरएसएस तो एक संगठन है ना। आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम है जो गलत काम करती है, और हमारा फर्ज बनता है कि जो गलत काम कर रहा है उसको बताना, लोगों को बताना है कि भाई देखें ना, आप आसिफा की बात को अगर छोड़ भी दें तो 2015 में देख लीजिए, सरोर के अंदर एक बंदे का कत्ल किया, याकूब का कत्ल किया। आज तक उसको, जिस बंदे ने एसएचओ ने किया था, उसको पिछली बार पुलिस मेडल मिला। किसकी शय पे मिला? हरिया चक कठुआ के अंदर एक जगह है, वहां पे एक गाय के बछड़े का गला काट के एक गुजर के घर पे डाल दिया। हाजी आलमदीन के घर पे वो गुजर गया पिछले साल बेचारा। 10,000 आदमी 1 घंटे में जमा हो गया, उसके घर पे हमला हो गया। किसने किया? मैं वहां पे भी गलत था, मैं, ये आरएसएस के लोग नहीं थे। और जितने भी वाकयात हुए हैं, चाहे बम बम बोले हो या उसके बाद आज तक के जितने भी मामले होते हैं, एक तरफ से पुलिस जाती है और उनके साथ में आरएसएस के लोग होते हैं। पुलिस अपना काम करती है, लोगों को पीटती है, और ये लोग जाके गुजरों, जो जम्मू का मुसलमान है, जो गुजर है, उनका घास का जो ढेर है जिसे पराली कहते हैं, उनको आग लगा देते हैं। अब मुझे ये बता दीजिए, ये आप साबित कर दीजिए। ठीक है, मैं बहुत बड़ा गलत आदमी हूँ, मान लेता हूँ, कम्युनल हूँ, लेकिन भाई साहब आप मुझे ये बताएं, एक बंदे ने जेडीए की लैंड पे कब्जा कर रखा है फॉर एग्जांपल, जबकि ये बहुत बड़ा झूठ है। अगर मान लेते हैं फॉरेस्ट की लैंड पे कब्जा किया, ये भी झूठ है, लेकिन मान लेते हैं, तो भाई साहब आप लैंड वेकेट कर रहे हैं कि उसका घास क्यों जला रहे हैं? आप उसके घर में लूट मार क्यों कर रहे हैं? आप उनकी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? सरोर के अंदर पहलवान थे वो लड़के, मतलब जाकिर नाम का, रुस्तमे जम्मू व कश्मीर रह चुका है लड़का, उसके बाकी सारे भाई भी पहलवान थे, और एक बंदा उनमें से असम राइफल में असम की बॉर्डर पे जाके ड्यूटी कर रहा है। उसकी बीवी को उठा के पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उनके लॉकर्स तोड़ के पैसे निकाले। बताइए ये कौन सी पुलिस काम करती है? जय प्रकाश गंगा है, जो चंद्र प्रकाश गंगा साहब के भाई, वो बंदा इसमें इन्वॉल्व था। हमने गवर्नर साहब को पूरे एविडेंसेस दिए, नहीं काम हुआ। किन गवर्नर साहब को दिए थे? जो पिछले गवर्नर साहब थे, वोरा साहब को मैंने सीडी प्रोवाइड की, जिस सीडी के अंदर 200 मीटर की दूरी पे से एसएचओ ने गोली मारी याकूब को, उसका कत्ल किया, वो दिया हमने। और पिछले साल त्रिकुटा नगर प्राइज पोस्टिंग के बाद उसको प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला साहब। मतलब फिर हम ये नहीं कहेंगे कि आरएसएस ने नहीं किया, तो फिर ये कौन कर रहा है? ये देखिए, मौलाना मसूद अजहर या हाफिज सईद तो आके नहीं कर रहा ना। यहाँ पे अगर जयप्रकाश गंगा आके मार रहा है लोगों को, तो वो तो मुझे पता है ना, मैं यहीं का लोकल हूँ, मुझे पता है ना वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। अगर राकेश नाम का बंदा कठुआ में गाय के बछड़ा का सर खुद काट के गुजरों के घर पे डाल के ड्रामा करता है, तो मुझे पता है ना वो कौन है। तालिब, ये तो जो बातें आप कह रहे हैं, इन बातों के साथ आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जुल्फ़िकार चौधरी, अब्दुल गनी कोहली, मियाँ अल्ताफ, मैं कितने नाम गिनवाऊँ, ये सब आपकी कम्युनिटी के रहनुमा रहबर हैं। और उसके अलावा भी जिस टाइम ये रसाना का मामला बना, जो एसएसपी कठुआ थे वो भी आप ही की कम्युनिटी के थे। आपसे समझना चाहूँगा कि अगर इतने रहनुमा और रहबर हैं और उसके बावजूद कम्युनिटी का ये हाल है जो आप सुना रहे हैं कि कहीं आपका घास जलाया जा रहा है, कहीं आपके मकान तोड़े जा रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ये समझाइए कि ये जो सियासी रहनुमा आपने अपने बनाए हैं, इन सियासी रहनुमाओं तक क्या ये बातें पहुँचती नहीं हैं,
या पहुंचती हैं और ये बेहतरी इसी में समझते हैं कि हम खामोश रहें, सिर्फ वोट मांगने के वक्त हम इनके पास जाएंगे, भाई हमें वोट दे दो, हमें दोबारा बना दो? देखिए जुनैद साहब, ऐसा है कि इस कम्युनिटी के जो सियासी रहनुमा हैं, मैं उनकी वो क्या करते हैं, उनको चीज़ों का पता चलता है कि नहीं चलता, उनके क्या फ़राइज़ हैं, वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं, उस पर मैं नहीं जाऊँगा, वो उनके जवाब हैं, वो अपनी मर्ज़ी से दें। लेकिन बस मुझे मेरा फ़र्ज़ जो लगता है, हम जो सारे लोग हैं, नौजवान, आज के वक्त का जो पढ़ा लिखा नौजवान है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम किसी का इंतज़ार ना करें कि कोई साहब आएंगे, वो आके इस तरह से करेंगे या उस तरह से करेंगे। क्या वो उस कम्युनिटी के मुजरिम नहीं है कि वो खामोश है? ये कम्युनिटी तय करे और वो लोग तय कर लें, ये कम्युनिटी पे छोड़ देते हैं और उन लोगों पे तय कर देते हैं। हमारा अपना जो फ़र्ज़ है, हमने अपना फ़र्ज़ निभाना है। तो इससे मैं ये नहीं समझूं कि आप भी सियासत कर रहे हैं, आप उनके बारे में इसलिए नहीं बोलना चाहते क्योंकि सियासी तौर पर आपको लगता है कि नुकसान होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी के खिलाफ भी नहीं बोलता, मैं किसी के खिलाफ भी नहीं बोलता। मैं इनफैक्ट ये जो जिस बंदे ने मेरे लिए ये बोल दिया कि तालिब ने जम्मू में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए हैं, मैंने आज तक कभी उसके लिए नहीं कुछ कहा। मेरी जाती दुश्मनी किसी से है ही नहीं। मेरी इशू बेस्ड एक्टिविज्म है, मेरा इशू बेस्ड मेरी पॉलिटिक्स है, इशू बेस्ड मेरा स्ट्रगल है और मेरी फाइट है। इशू पे बात होगी तो मैं इशू पे खड़ा हो जाऊंगा, वहां पे मेरे वालिद साहब भी सामने खड़े होंगे, मैंने उनको भी चैलेंज करना है। क्या आप मानेंगे कि आपकी जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के जो रहबर और रहनुमा है, वो मजहब का इस्तेमाल करते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो मजहब का इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासत को चलाने के लिए? इस बारे में फिर से मैं वही कहूँगा ना कि मैं उन लोगों के बारे में क्या कह दूं, जो मतलब मैं तो कोई वो नहीं हूँ ना नहीं, आप जिनके लिए आप सवाल पूछ रहे इसी हैं। कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इसी कम्युनिटी में पले हैं, बड़े हैं, तो क्या आपने भी ये देखा कि मज़हब के नाम पर आपको जो है आपको जोड़ के रखा जाता है, मज़हब के नाम पर आपका इस्तेसाल होता है, और बाद में जिस वक्त आप इस कम्युनिटी के, क्योंकि मैं इसलिए एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं समझना चाहूँगा, मैं समझ गया कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को जब पढ़ा जाता है उसमें जो कानून हैं, जो शिकें हैं, वो शिकें इस तरह की हैं कि अगर वो कानून यहाँ लागू हो गया होता अभी तक, तो ये जितने मसले मसाइल आप सुना रही हैं होते ही नहीं। तो क्या आप मानेंगे कि आपकी कम्युनिटी के रहनुमा रहबर जो भी हैं वो किसी भी तरीके से कम्युनिटी को लेकर सीरियस नहीं है, अपने मफाद को लेकर बहुत सीरियस है? देखिए जुनैद साहब, ऐसा है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी ने कुछ नहीं किया, अपने अपने हिसाब से खुदा जाने उन्होंने क्या किया और किया भी होगा कि नहीं किया, वो कम्युनिटी जानती है, मुझे नहीं इस बारे में पता। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ये बड़ा ही अफसोसनाक है और बड़ा ही दर्दनाक है कि जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट है, हिमाचल तक फॉरेस्ट राइट एक्ट है, और उसके तहत हर खाना बदोश को और फॉरेस्ट डिविलियर्स को, अदर फॉरेस्ट डिविलियर्स भी, मतलब खाना शेड्यूल ट्राइब के अलावा जो लोग फॉरेस्ट की जंगलों पे जो जिनका लिवलीहुड चलता है, उन लोगों को भी राइट्स देने थे। और राइट्स क्या है बेसिकली, यहाँ पे एक नोशन ये दिया जा रहा है कि शायद ये इनको गुजरों को इजाज़त मिल जाएगी, ये जंगल काट के पता नहीं कोठियाँ बना लेंगे, ऐसा कतई नहीं है। इस राइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रेजिंग राइट्स की बात की गई है, उनके बच्चों की तालीम की बात की गई है, उनके बच्चों के सड़कों की, उनके घरों के लिए सड़कों की बात की है, उनके लिए बिजली की बात की गई है। ये बुनियादी जो चीज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें देता है, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, वो सारी चीज़ें फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज तक इस रियासत के अंदर लागू नहीं किया, किसी ने बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाया, या खुद सरकारें तो मतलब सरकारों को ही लगा देना चाहिए था। तीसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी है ये, यहाँ पे तीसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, मतलब अगर सबको मिला लें आप, तो उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब वही बात आ जाती है कि अब दूसरों को कोसने से बेहतर है कि मैं खुद अपने आप पे देखूं कि हमने क्या किया है। लड़ना तो हमें भी है ना जी। तालिब, अब इस तरफ आऊँगा कि आपके ऊपर एक स्कॉलर ने इल्ज़ाम ये लगाया, उन्होंने कहा कि आपने उनके साथ रेप किया, और उन्होंने ये भी कहा कि रात के 12:30 बजे दिल्ली का वो वाक़या भी उन्होंने पूरा बयान किया। मीटू मूवमेंट जब चल रहा था, उस मीटू में उन्होंने आपका भी जिक्र किया। उसके उस सिलसिले में भी एक केस आपके ऊपर है, और एक और केस कठुआ के अंदर आपके ऊपर है। उस केस में भी आप जो हैं अभी जेल में थे और अभी आप बाहर आए हैं। तो आपसे तालिब जानना चाहूँगा कि ये जो दोनों इल्ज़ाम, एक तो चलिए वो केस है, उसके मुतालिक मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा जिसमें मीटू मूवमेंट में आपका जिक्र भी हुआ, आपसे समझना चाहूँगा कि ये वाकई इसमें सदाकत कितनी है, कुछ सच्चाई है भी या नहीं है, और अगर सच्चाई नहीं है इस वाक़े में तो आप भी फेसबुक के ऊपर आकर या जो बाकी सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर आप आकर आपने इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद क्यों नहीं की, सफाई क्यों नहीं की? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे पे कोई एक कठुआ में और दूसरा दिल्ली का इल्ज़ाम नहीं है। मुझ पे 9 FIR रजिस्टर्ड कर दी हुई है सरकार,
9 FIR इन्होंने मुझ पर रजिस्टर की हैं, जिनमें से 8 ये हैं ये प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था। 8 FIR हैं प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था। और जब आसिफा वाला मसला, जिस दिन 21 जनवरी को आसिफा का चाहरम था और हमने प्रोटेस्ट किया कि आप उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, तो उस वक्त मुझे उठा के पुलिस स्टेशन में ले जाया गया और वक्ती तौर पे मुझ पर PSA लगाने की कोशिश की, लेकिन वो चलिए पब्लिक से एक बड़ा शोर मचा और असेंबली सेशन चल रहा हुआ था तो यहाँ पे शोर हुआ तो मुझे छोड़ दिया गया 24 घंटे के अंदर और विदाउट एनी FIR मुझे छोड़ा, क्योंकि FIR बनता ही नहीं है। फिर देखिए, जब मैं जेल के अंदर था एक झूठे रेप के केस में, जेल के अंदर हीरानगर जेल में था, तो मुझे बुलाया जाता है कि हीरानगर कोर्ट में आओ। तो जब मुंसिफ कोर्ट में मुझे पेश किया जाता है तो वहां पे एक चालान पेश होता है, जो कि चालान की कॉपी मुझे मिलती है। मैं पढ़ के दंग रह जाता हूं कि मुझ पर एक और FIR ये लगा है कि मैंने जिस दिन आसिफा के लिए प्रोटेस्ट किया था, मैंने 700,000 लोगों का हजूम लाके पुलिस स्टेशन पे हमला किया। अब आप मीडिया से हैं, आप बताएं, आज तक आपने सुना कि तालिब ने जाके पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया? भाई साहब, मैं क्या हूं? लेकिन मेरा सवाल मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 9 तो FIR हैं, 9 FIR हैं, और मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर ये बताया गया कि बच्चू तू क्या सोचता है, अब जैसे हम बोल रहे हैं कि आसिफा पे तो ये बोल दे कि जो लोग जेल में हैं वो बेगुनाह है, अगर नहीं बोलेगा तो कितने FIR स्टे करवाएगा, कितनी FIR में बेल लेगा, तुझ पे एक के बाद एक FIR लगती चलेंगी। 20 लड़कियां हमने तैयार कर रखी हुई हैं। अब मैं इस पे क्या कहूं? मीटू में आप कह रहे हैं कि एक स्कॉलर ने, क्या नाम है स्कॉलर का? स्कॉलर का नाम नहीं है। और दूसरे नंबर पे बात यह है साहब कि फर्स्ट पोस्ट पे ये जो एक स्टोरी, मतलब एक कहानी बनाई हुई जिसके जमीन पे पाँव नहीं है, उस पे ये कहानी बना दी गई कि जनाब ये वो बंदा जो स्टार कंपेनर है आसिफा रेप एंड मर्डर केस का। चलो ठीक है, मान लेते हैं मैं ही अकेला हूं, जबकि मैं अकेला नहीं हूं, इसमें पूरी दुनिया लड़ी है, सारे लोग लड़े हैं। चलिए ठीक है, मैं स्टार कंपेनर हूं। भाई साहब, वो मतलब जो दूसरा बंदा है, सर्वाइवर जो है आपका, उसका नाम कहाँ है, वो कौन है? और उसमें आप जिस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, और लगा कब रहे हैं आप? मैं 2.5 महीने 2 महीने 17 दिन जेल में रहा, तब आपने कुछ नहीं करा। उससे पहले जब आपके साथ ये हो गया, मीटू मूवमेंट भी आया, आपने कुछ नहीं करा। जब मैं जेल से रिहा हुआ, और रिहा किस पे हुआ? इंटरम बेल पे। ये ध्यान रखने वाली चीज है, मैं इंटरम बेल पे, आज भी इंटरम बेल पे हूं मैं, एब्सोल्यूट बेल नहीं मिली मुझे। इंटरम बेल पे मैं बाहर आता हूं, और फिर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरी तरफ से पटिशन है, जिसमें 3 अहम चीजों पे बहस होनी थी। मेरा इलीगल डिटेंशन, कि मुझे FIR के बगैर उठाया गया और मुझे टॉर्चर किया गया, पुलिस स्टेशन में पीटा गया, और तीसरे नंबर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सिक्योरिटी दी थी। बीजेपी वालों ने उधमपुर में मुझ पे हमला किया था, उसके बदले मुझे सिक्योरिटी मिली थी। ये तीनों बातों पे बहस होनी थी, जो पुलिस ने सिक्योरिटी रोक ली। बिल्कुल। इन सब चीजों को रोकने के लिए ये एक कहानी बनी, जिसकी वजह से इंदिरा मैडम को भी पीछे हटाने की कोशिश की गई, क्योंकि इंदिरा मैडम, यानी आप आउटराइटली कहते हैं कि जो इल्जाम आपके और मीटू मूवमेंट में एक एनोनिमस स्कॉलर ने लगाया है वो बेबुनियाद है। ये स्कॉलर कोई है ही नहीं सर, ये कोई स्कॉलर है ही नहीं, ये तो एक कहानी है ना, ये तो एक कहानी है। स्कॉलर तो तब हो, या तो मेरा नाम मेंशन कर दे भाई कि तालिब हुसैन है। क्या कोई वाकया ऐसा हुआ आपके साथ? साहब, ऐसा वाक़ा होता तो मैं आपके साथ बैठ के यहाँ पे कंपेन मतलब बात नहीं कर रहा होता, फिर मैं कहीं और होता, अगर इस तरह का कोई वाक़ा होता। और ये मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब जब शुरुआत हुई है आसिफा के रेप एंड मर्डर की, मैं दिल्ली में था, यहाँ से कुछ लोगों से आवाज़ निकलवाई कि आप बोलो कि तालिब ने 2 करोड़ रुपए खा लिए। जनाब, वो 2 करोड़ साबित हुए कहीं पे? मैंने खुद जाके रिटन कंप्लेंट दी IG जम्मू को, IGP जम्मू आपको, कि जनाब इस पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए। मिला कुछ नहीं। उसके बाद हुआ, बड़े न्यूज चैनल, इंडिया के लीडिंग न्यूज चैनल ये कहते हैं कि जनाब तालिब ने हीरानगर में खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मैं क्यों बाहर हूं? मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, मैं क्यों बाहर हूं? लाल सिंह ने यह बोला कि तालिब ने जम्मू के अंदर जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट करवाए तालिब ने करवाए, मैं बाहर क्यों हूं भाई? मैं क्या कर रहा हूं बाहर? सर, ये सारी की सारी जो मुहिम है, ये मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए है। वो इसलिए कि या तो एक तो ये चीज कि मुझे कम्युनिटी से बिल्कुल एलिनेट कर दिया जाए, और दूसरे नंबर पे ये है कि मैं आसिफा के कत्ल केस में और उसके रेप केस में एक की विटनेस हूं। जब मैं कोर्ट में गवाही देने के लिए जाऊं तो जज साहब के सामने मुझे हथकड़ी लगी हो, पहली कोशिश। नहीं, आप कैसे की विटनेस अपने आप को मानते हैं उसमें? मैं नहीं मानता, क्राइम ब्रांच की जो गवाहान है उन्होंने मुझे बनाया हुआ है। इसके अंदर कुछ चीजें होंगी, मेरे पास भी सर्कमस्टांशियल कुछ चीजें होंगी जिसकी बुनियाद पे उन्होंने मुझे की विटनेस भी बनाया हुआ है। तो जब मैं मतलब अहम मकसद ये है इनका, जो मतलब रेपिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बचाना चाहते हैं, कि जब मैं जज साहब के सामने जाऊं तो जज साहब देखें, अच्छा ये बंदा
जो खुद आसिफा का केस बेसिकली क्या है, रेप है। सबसे पहले मर्डर तो बाद में हुआ ना, तो एक बंदा रेप के केस में रेप ना होने के लिए वकालत कर रहा है कि रेप नहीं होना चाहिए, और इस बच्ची के साथ गलत हो गया। दूसरी जगह खुद वो 2 या 3 या 4 बार लगा लो, उसमें वो इसी केस के अंदर मुलविस है। तो ये खुद कितना ऑथेंटिक होगा। अगर मैं किसी मिलिटेंट को छुड़ाने की लड़ाई लड़ रहा होता तो फिर ये लाल सिंह वाला काम कर जाना था, फिर इन्होंने मुझ पे 3-4 मिलिटेंसी के केस लगाने थे, फिर बोलना था कि भाई साहब ये मिलिटेंट को छुड़ा रहा है, खुद देखो मिलिटेंसी केसेस में इन्वॉल्व है। तो ये कुल मिला के मैं अब इतना थोड़ा बहुत तो संघ को मैंने थोड़ा बहुत तो आइडियोलॉजी आपका साफ तौर पे ये कहना है कि जो जितने भी इल्जाम आपके ऊपर लगे हैं इनमें कोई सदाकत नहीं। लेकिन तालिब, अगर इन इल्जामात में सदाकत नहीं है, एक औरत के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो पुलिस के सामने जाए और ये कंप्लेंट करे कि जनाब मेरे साथ जो है ज्यादती हुई है। मतलब औरत तो नामुमकिन सी बात है वो करे, लेकिन आपके मामले में एक औरत तो बाज़ाब्ता पुलिस बाज़ाब्ता बिल्कुल सामने आई। अब मैं मेरी उस बहन पे, उस औरत पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मामला सब जुडाइज है, कोर्ट में है। अब यकीन रखिए, जिस तरह से हमें आसिफा के केस में यकीन है इंशाल्लाह कि हम वहाँ पे हमारे साथ इंसाफ होगा, मुझे भी पूरा यकीन है इंशाल्लाह हिंदुस्तान की अदालतों पे। अगर वहाँ पे है तो यहाँ पे भी है। मुझे जानबूझ के फंसाया गया और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। और रेप केस के अंदर जनाब, निर्भया के केस के बाद रेप केस के अंदर जमानत सस्ते में आपको नहीं मिलती। अच्छा, 2-3 साल लग जाते हैं। मैं 2.5 महीने के बाद बाहर हूँ। अब मैं दूसरी तरफ आना चाहूँगा कि जैसा आप कह रहे हैं कि रेप केस में जमानत आसानी से नहीं मिलती। तालिब, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम भी है, आप आजकल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं और जिस इलाके में आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बहुत पैसा चाहिए उस इलाके में इतनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के लिए, क्योंकि चलना बहुत है उस इलाके में। तो एक इल्ज़ाम आपके ऊपर ये भी लगा कि जो आसिफा के केस में वो जो पूरी दुनिया में एक पिटीशन डाली गई कि जनाब पैसा दीजिए हमको केस लड़ने के लिए, हमारे पास पैसा नहीं है। तो तालिब, क्या आप मानेंगे कि उस पैसे का इस्तेमाल आपने अपनी सियासत चलाने के लिए जो है वो किया? ये इल्ज़ाम आपके ऊपर लोग लगाते हैं और कहते हैं कि इस पैसा सारा आप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है, जो घूम फिर रहे हैं आप, ये सारा वही पैसा है। ये एक चीज़ तो अब ये ढूंढ लीजिए, आपने वो अच्छे से नज़र नहीं मारी उस पर कि कौन सी पटिशन जो है तालिब ने डाली कि जनाब हमारे पास पैसा नहीं और दे दीजिए। तालिब ने हमेशा ये कहा है कि पैसे की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें पैसा नहीं चाहिए। बच्ची का कत्ल हो गया है, हमें सिर्फ और सिर्फ वो वकील चाहिए जो हमारे लिए लड़े। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वकील खड़े हुए, इंदिरा जयसिंह और उनकी पूरी टीम, वो फ्री ऑफ कास्ट हमारे लिए खड़ी हुई। पंजाब के अंदर आज जो वकील लड़ रहे हैं, एक वकील साहब को हमने फीस देनी पड़ी, वो भी दिल्ली से एक टीम है, उन्होंने पैसे इकट्ठे करके 1.5 लाख रुपए दिए। मुबीन फारूकी साहब हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट केस लड़ रहे हैं। बाकी किसको पैसा देना था? नहीं, वो तो लोगों ने सियासत कर रहे हैं। मेरे एक साबित कर देना, मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ साबित कर दें। कैसे कर लेते हैं मैनेज? मैं ये कह रहा हूँ साबित कर दें। आप मेरे एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं कि मैं कैसे मैनेज? नहीं, मतलब ये जो सियासी तौर पर आप इस वक्त इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? जनाब, इंद्रवाल में वो लोग भी रहते हैं जिनको 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो वो लोग भी जम्मू आते हैं, जम्मू से कई बार वापस जाते हैं, तो वो कैसे जाते होंगे? बेचारे अरेंज कर लेते हैं किराया। बस मेरा भी यही मामला है। कुछ मतलब साथी हमदर्द हैं जो मुझे मतलब कर देते हैं। ये हमदर्द और मेरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी से क्यों होंगे? पॉलिटिकल पार्टी से होते तो मुझे सब पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी में गया होता ना मैं। मेरा जुनैद साहब, मेरा मामला जो है, हमारा मामला जो लड़ने का ये है कि वो एक हमारे दलित बिरादरी पूरे हिंदुस्तान में एक नारा लगाती है कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हमारी वो लड़ाई है बेसिकली। यानी आपकी लड़ाई है वोट हमारा, राज भी हमारा, राज भी हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका वोट हो उन्हीं का राज भी हो। हमारी वो लड़ाई है कुल मिला के। कि देखें सबसे बड़ी बात यह है, जब फॉरेस्ट राइट एक्ट पे बहस होनी थी, आसिफा का कत्ल भी हो गया था, मैं 6 दिन हंगर स्ट्राइक पे रहा और मैंने सारे लीडर्स जितने भी हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के जो गुजरों के वोट पे जीतते हैं और जो गुजरों के वोट पे नहीं भी जीतते, उन सब से गुजारिश की। हमने पूरी टीम बना के, हमारी ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी के सारे लोग गए, बाकी तंजीमों के लोग गए, जाके ये कहा कि जनाब फॉरेस्ट राइट एक्ट पे जिस दिन बहस होगी आप हमारी वकालत कीजिएगा। लेकिन उस दिन मां सिवाय उस एक आदमी के जिसने इस कौम के लिए लड़ा, वो है एडवोकेट कमर चौधरी, एमएलए रजौरी साहब, वो बंदा अकेला लड़ता रहा। बाकी किसी बंदे ने मुंह से उफ तक नहीं की। तो फिर नौजवान क्या करता रहे? मरता रहे हम, मतलब गोलियां खाते रहे, जेल जाते रहे हम। आपकी बात सही है तालिब। आपकी टीम थी जिस टाइम रसाना का मामला बना, टीम में नज़ाकत खटाना थे, दीपिका सिंह रजावत थी, उसके अलावा कुछ और लोग थे। दीपिका सिंह रजावत आज जो है उनके ऊपर जो है इल्ज़ाम ये लगा, उनके परिवार ने भी लगाया कि जी उन्होंने पैसे लिए हमसे, हमने इतने पैसे उनको दे दिए और सारा मामला पैसों में ही जो है आगे पीछे घूमता रहा।
दूसरा आपसे आपके साथ नज़ाकत खटाना था, उसने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि भाई तालिब जो है वो पैसे लेकर आ गया। तो आपसे समझना चाहूँगा तालिब के नज़ाकत, दीपिका, आप तीनों जब टीम थे तो तब शायद आप ज़्यादा ताकतवर थे, ज़्यादा आप मजबूत थे। अब मैं आपसे समझना चाहूँगा, अब तो आपकी आपसी लड़ाइयाँ हैं, तो समझ में आ गया कि सबका अपना अपना कोई राग था, अपनी अपनी कोई डफली थी। तो असल मकसद ये था कि भाई हीरो कौन। तो अब दीपिका हीरो बन गई तो आप दुखी हो गए, भाई वो तो हीरो बन गई, हम तो पीछे रह गए, ठीक है चलिए फिलहाल इनको केस से हटा दीजिए। ये इल्ज़ाम आपके ऊपर है कि आपने दीपिका को डिलिबरेटली, सिर्फ इसलिए क्योंकि दीपिका को काफ़ी फेम नेम इस केस की वजह से मिला, तो आप उससे परेशान हुए, आपने परिवार को कहा कि आप इसको हटा दीजिए, अब ये हमारी वकील नहीं रहेंगी। क्या ये सच है? ये काश कि सच होता और फिर मुझे समझ में आता है कि बहुत बड़ा कसूर है मेरा। लेकिन अब मामला ये है कि देखें, आपने जिस तरह बात की कि पूरी हमारी एक टीम थी, दीपिका जी हमारी टीम में नहीं थी बेसिकली। दीपिका जी मतलब जब हम हंगर स्ट्राइक पे थे, 1.5 महीने बाद की बात है, फिर दीपिका जी आई हैं स्टोरी में। वो दीपिका मदद की उन्होंने आपकी, मैं वही बता रहा हूँ, दीपिका सिंह राजावत का बहुत बड़ा योगदान है इस केस में, बहुत बड़ा साथ दिया उन्होंने हमारे साथ। उस वक्त जब कोई भी नहीं था हमारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार हो रहा, उस वक्त दीपिका सिंह राजावत ने स्टैंड लिया है। और हाई कोर्ट जम्मू के अंदर जो हमने पटिशन दायर की थी कि हम क्या करें कि स्टेटस रिपोर्ट जो क्राइम ब्रांच जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो उसकी स्टेटस रिपोर्ट कॉल करके हम पता करते रहेंगे हमारा केस कहाँ तक पहुँचा है। तो ये इसमें बहुत बड़ा रोल है दीपिका का, उनका मुझे आज भी बहुत मान है। और ये पूरी कम्युनिटी, ये थैंकलेस कम्युनिटी नहीं है, आज भी उनको मतलब मरते दम तक याद रखेगी, जिन जिन लोगों का अपनी अपनी जगह योगदान है। फिर उसके बाद मामला ये है कि जहाँ तक आपने बात करी नज़ाकत खटाना या दूसरे किसी की, मैं नाम नहीं लूँगा, सब अपनी अपनी जगह ठीक। देखिए जनाब, मामला ये होता है कि जब आप सारे लोग एक किश्ती पे सवार होकर निकलते हैं तो रास्ते में गालिबन तूफान आ जाए, तो तूफान में कुछ लोगों के बहुत मजबूत इरादे ना हो, मतलब बहुत मजबूत हाथ ना हो, तो गालिबन वो पहले थपेड़े में ही कहीं गिर जाएं या दूसरी लहर में ही कहीं गिर जाएं। तो इस तरह से वो किश्ती में सारे सवार जो हैं, सारे जो हैं, वो लास्ट में चंद लोग ही आपको मिलते हैं, 2-4 लोग जो बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। वजह क्या है? मामला कोई भी हो, आ जाकर ये पैसे पर ही जाकर क्यों, मतलब नहीं, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए ना इस पे, क्यों आ जाता है पैसे पे। मैं भी समझना चाहता हूँ कि पैसे पे ही आ जाके क्यों कहानी रुक जाती है। मैं कह रहा हूँ कोई भी बंदा साबित कर दे, तालिब के मतलब तालिब पे एक चवन्नी कोई साबित कर दे ना। मैं कहता हूँ आप पुलिस को रहने दीजिए, आप बाकी सबको रहने दीजिए, मैं सामने खड़ा होकर आवाम से बोलूंगा कि यार आप आओ और मेरे को सजा दे दो, मुझे संसार कर दो, पत्थरों से मार के मेरी जान ले लो, लेकिन कोई साबित करे। मैं कह रहा हूँ कोई साबित कर दे। साबित कोई नहीं करेगा, सिर्फ करेक्टर असैसिनेट करेगा। साबित किसी को कुछ नहीं करना है, क्योंकि निकलना ही नहीं है कुछ भी। आप मेरे पे पैसा साबित कर दीजिए, कोई भी साबित कर दे एजेंसी, नहीं कर पाएंगे, बट करेक्टर असैसिनेशन करना है। आप मेरे पे रेप साबित कर दीजिए, आप नहीं साबित कर पाएंगे, बट आपको करेक्टर असैसिनेशन करना है। आप मेरे पे कोई भी इल्जाम, अब मैं पाकिस्तानी हूं साबित कर दीजिए, नहीं करेंगे आप। मैंने हीरानगर में नारे लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के, जाहिल हो तुम लोग यार, साबित करो तुम। मतलब ये लोग इल्जाम ये लगाते हैं कि भाई साहब मुझे पाकिस्तान से पैसा आता है, वो जाता कहाँ है पैसा, फिर वो लगना भी तो चाहिए ना जमीन पे। तालिब एक और चीज़, एक और इल्ज़ाम आपके ऊपर ये है, और वो उस इल्ज़ाम के ऊपर बहुत बहसें भी हुई, लोगों ने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें भी उस पर करी। वो इल्ज़ाम इसलिए है तो इल्ज़ाम का आपको जवाब देना होगा कि आप वकील नहीं हैं, आप वकालत आपकी मुकम्मल नहीं हुई। कहा कि आपके कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो रह गए हैं, वो भी पास नहीं हुए, और आप अपने आप को एडवोकेट कहते हैं, और उस पर एक लंबा चौड़ा क्या कहते हैं, लंबी चौड़ी कहानी भी जो है वो सुनने को मिली। तो एक तो आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ज़रूरत थी आपको अपने आप को वकील कहने की, जब आपकी अपनी वकालत की डिग्री अभी मुकम्मल नहीं हुई थी? और दूसरा कि इस वक्त पोजीशन, फैक्चुअल पोजीशन क्या है कि आप इस वक्त एजुकेशनली कहाँ पहुँचे हुए, ताकि कम से कम लोगों को पता चले कि हकीकत क्या है? देखिए जुनैद साहब, मामला ये है कि जुल्फ़कार चौधरी साहब लॉ पास आउट हैं, हर्षदेव सिंह साहब लॉ पास आउट हैं, बेग साहब लॉ पास आउट हैं। ऐसे बेशुमार केसेस जो हैं आपके सामने लॉ के पास आउट हैं। कभी उनसे किसी ने सवाल नहीं किया भाई आप क्यों बोल रहे हो, आप तो मतलब वो हैं, आपने तो लॉ किया हुआ था, आप इधर किधर आ गए, आपने ये क्यों कर दिया। मेरा मामला ये है जनाब, लॉ मेरी स्टडी कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, इट्स नॉट अ क्राइम। क्राइम ये होता कि मैं एक वकालतनामा उठाता और कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करता और ऑनरेबल कोर्ट से कहता कि मैं जनाब ये हूं, मैं आसिफा का वकील हूं, साबित कर दीजिए। मैंने कब कहा कि मैं आसिफा का वकील हूं? मैंने कब कहा? मैंने कभी नहीं कहा। मैं कह रहा हूं ना आपको, फिर से वही बात आ जाती है। भाई साहब अब ये बता दीजिए कि अगर मेरा लॉ पास करना जरूरी है कि उस बच्ची के लिए बोलना जरूरी है?
आप मुझे ये बता दीजिए कि उसके लिए जरूरी है, मतलब मैं लॉ अगर मैंने कंप्लीट किया होगा तो मैं आसिफा के लिए बात कर पाऊंगा, अदरवाइज मुझे बात करने का कोई राइट नहीं है। ये सारे मतलब बड़े ही मतलब अजीब सी और बेसलेस सी क्या लॉ आपने मुकम्मल किया? नहीं, वो मेरा इशू है, वो मेरा मामला है। देखिए मेरा असल में मसला ये है कि मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से 2013 में गोजरी और पहाड़ी रिसर्च सेंटर पे हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ था, और जम्मू यूनिवर्सिटी में ही कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गूंड्स ने हम पे अटैक किया। एक और ऑर्गेनाइजेशन थी पीएसए, हमें यूनिवर्सिटी से 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। जब यूनिवर्सिटी से 2013 में मुझे बैन कर दिया गया 2 साल के लिए, रेस्टिकेट कर दिया गया, फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स गुजर गए। फिर जब वापस आया मैं, जब एग्जाम देने की बारी आई, मैंने जब एग्जाम्स देने शुरू किए तो लाल सिंह ने लोगों को पीटना शुरू कर दिया। तो मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुई कि जब जब मेरे एग्जाम आए, वो एक पार्थिव पटेल इंडिया का एक कीपर हुआ करता था एक टाइम में, मैंने उसका बहुत पहले इंटरव्यू सुना था कि जब भी उसके एग्जाम आए बेचारे की 12th की उसी वक्त में टूर्नामेंट हो। तो मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई कि जब भी मेरे एग्जाम आए, मेरे वाइवा और 2-3 एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम, एक रिटर्न एग्जाम है, एक वाइवा है, 2 एग्जाम है। तो जब भी मेरे एग्जाम आते हैं तब या तो लाल सिंह मेरे लोगों को मार रहा होता है, या तो जेडीए वाले हलाल कर रहे होते हैं, या आसिफा का कत्ल हो जाता है। अब मेरे लिए डिग्री तो बहुत जरूरी नहीं है ना, मैं डिग्री करके क्या कर लूंगा? काला कोट पहन के कल को जम्मू बंद करवाऊं, बोलूंगी जम्मू से मुसलमानों को निकाल दो और आसिफा पे रेपिस्ट को छोड़ दो? मैं कर भी क्या लूंगा? बेहतर है, मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं उनकी सफ में खड़ा नहीं हूं। शुक्र है, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं यहाँ पे। लेकिन तालिब मुझे एक बात बताएं कि अपने आप को वकील बताने की ज़रूरत क्या है, जब आप जानते हैं आप एक ऐसी रियासत में रहते हैं जिस रियासत में हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर 10वीं पास रहे हैं, 8वीं फेल भी रहे हैं, उसके अलावा मतलब बहुत कम क्वालिफिकेशन वाले, मैं कह रहा हूं बहुत कम क्वालिफिकेशन वाले लोग। जुनैद साहब, मैंने आपको कब कहा कि मैंने आपको कब कहा, या मैंने किसी को भी कब कहा? आप जरा मुझे एक भी क्लिप दिखा दीजिए जहां पे मैंने ये कहा हो। मैं कह रहा हूं एक भी क्लिप दिखा दीजिए ना मुझे आप। मसला ये है जनाब कि जब एमबीबीएस कोई बच्चा कर रहा होता है, तो जब हम उनके पास हॉस्पिटल में जाते हैं, तो जब हम अंदर जब देखते हैं कि वो इंजेक्शन लेके आ जाते हैं, वो सिर्फ लाइन में लगे हुए आ जाते हैं, हमारे लिए वो सारे के सारे डॉक्टर्स ही हैं। चाहे तो अब एमबीबीएस मुकम्मल हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही क्यों ना हो, लेकिन अब लोगों की नजरों में वो डॉक्टर हैं। तो मेरा मामला भी ये रहा कि मैं कोर्ट में प्रैक्टिस किया, किसी वकील के अंडर मैंने प्रैक्टिस की, तो लोगों को ये लगा कि मैं वकील हूं, जैसे बेशुमार लोग करते हैं, जैसे जो लॉ कल्चर है, जैसे वकीलों का कल्चर है भाई साहब, जाके पहले वकालत करते हैं और कई अरसे के बाद जाके अपनी डिग्री कंप्लीट करके फिर जाके प्रैक्टिस करने के बाद ले लेते हैं लाइसेंस। मेरा मामला ये है कि लोगों ने अब बोल दिया तो मेरा उसमें क्या कसूर है? हाँ, मैंने अगर कुछ, हालांकि मैंने ये भी बोला होता पब्लिक में तब भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि मैं हूं तो उसी प्रोफेशन से हूं ना। लेकिन क्राइम ये है कि अगर मैंने वकालतनामा कहीं कोर्ट में दिया, मतलब इनको तो कानून का पता है नहीं। यानी चल ये बात तो बिल्कुल आपने बता दी। तालिब, जम्मू में आप कितने साल से रह रहे हैं? आप कितने साल हो गए? मतलब पैदाइश आपकी जो है लगभग 10 साल से प्रॉपर जम्मू सिटी में, और मतलब पैदाइश आपकी इसी जम्मू की ही है। तालिब, आप इस रीजन में पिछले लगभग इतने सालों से रह रहे हैं, आपको इतने सालों में नहीं लगा कि जम्मू में नफरत बढ़ रही है, या ये लोग अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे, या आप आज भी आपका ये मानना है कि जम्मू के लोग सेकुलर लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं? मतलब अब आपका क्या मानना है? क्योंकि आपके जब बयान आते हैं तो उसमें लोग ये कहते हैं कि हमको ये लगता है कि ये पूरे जम्मू को कहता है कि, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब रसाना का मामला हुआ तो रसाना के मामले के बाद पूरे जम्मू के लोगों के बारे में टेलीविजन चैनलों पर ट्रेंडिंग रहा कि रेपिस्टों के साथ ये लोग खड़े हैं। फिर कश्मीर के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने भी लिखा कि भैया रेपिस्टों के साथ आप क्यों खड़े हैं? तो आपको नहीं लगता कि ये ज्यादती थी जम्मू के लोगों के साथ, जो इस मतलब मल्टी कल्चरलिज्म को इतने सालों से जिन लोगों ने जिंदा रखा है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज्यादती थी इन लोगों के। वो ठीक है, एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई, वो अपनी जगह, और कोर्ट में उस पर इंशाल्लाह होगा, लेकिन साथ में जम्मू के लोगों के साथ भी ज्यादती हुई। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि जम्मू के लोग ऐसे हैं, मैं क्यों कहूँगा? मैंने जब 17 तारीख को आसिफा के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, मेरे साथ वहीं के ब्राह्मण लड़के साथ में मौजूद थे। मैंने जब 21 को प्रोटेस्ट किया, मेरे साथ कठुआ से लड़के आए हुए थे जो कि ब्राह्मण बिरादरी से और वहीं के लोकल लोग थे। वो मैंने देखा है, जब मैं आसिफा के लिए वहाँ पे खड़ा होकर स्पीच कर रहा था डोगरी में, तो वहाँ पे माओं की आंखों से आंसू बह रहे थे, वहाँ की लोकल खवातीन की आंखों से, मुझे पता है। लेकिन मामला ये है साहब, हमने कब कहा कि जम्मू के डोगरों ने ये सब किया? हमने तो जनाब जिन लोगों ने किया, हम तो उनकी बात कर रहे हैं। आप मानते हैं कि ये ज्यादती? इस तरह से जब आप मीडिया में आप एक मामले को लेकर आप पूरी कम्युनिटी को पेंट कर दें
ये कम्युनिटी रेपिस्टों के साथ जुनैद साहब वो हमने नहीं किया, वो किया हिंदू एकता मंच ने। ये जम्मू के लोगों को सवाल पूछना चाहिए हिंदू एकता मंच से। हिंदू एकता मंच बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी भाई? एक बच्ची का कत्ल हुआ, उसका रेप हुआ, ये तो आप जुटला नहीं ना सकते। आप ये चीज तर्क दे सकते हैं कि साजीराम और उसके ग्रुप ने नहीं किया, किसी दूसरे ग्रुप ने, बट किया तो है ना, हुआ तो है। आपको हिंदू एकता मंच बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? इतनी बड़ी क्या आफत पड़ गई थी? आपने हिंदू मुस्लिम एकता मंच क्यों नहीं बना लिया? आपने जम्मू एकता मंच क्यों नहीं बना लिया? नहीं बनाया। आप हिंदू के नाम पे एकदम से आप हिंदू जाग जाओ, बहुत नुकसान हो गया, बहुत तकलीफ में आ गए, वो कर लिया आपने। किसने किया? तालिब ने नहीं किया, हिंदू एकता मंच ने किया। फिर उसके बाद जो बड़े लीडर हैं जो जाके वहां पे बोले कि क्या हो गया, एक लड़की का रेप हो गया, यहाँ तो हर रोज होते हैं, मतलब ये क्या घिनौनी हरकत है आपकी। और फिर उसके बाद आप खड़े हो जाते हैं डोगरों के, हम ये कर देंगे, खड़ोइयो किठोइयो। भाई क्या किया आपने? आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया ना। ये सवाल आप मुझसे मत पूछिए, ये जाइए मतलब सांजीराम जी की फैमिली से जाके पूछिए, वो जो लोग अरेस्ट है उनसे पूछिए। ये जो जम्मू एकजुट, डोगरा स्वाभिमान संगठन और दूसरा जो हिंदू एकता मंच, इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया उनका। एक तो पूरे जम्मू को बदनाम किया इन लोगों ने, पूरे जम्मू को इन लोगों ने बदनाम किया। और उसके बाद उन लोग, वो जो लोग फंसे हुए थे, वकीलों ने इनके नाम से पैसे खाए। सानी साहब ने पैसे खाए, दूसरे साहब ने, अंकुर ने पैसे खाए, सब वकीलों ने पैसे खाए। आज उनकी वकालत भी नहीं कर रहे हैं, आज ये लीडरियां कर रहे हैं जम्मू में आके, जम्मू एकजुट हो जाओ जी। और भाई जम्मू एकजुट हो जम्मू एकजुट ही है, जम्मू एकजुट ही है। मैं आपसे अच्छी डोगरी बोल लेता हूं, मैं उनको बता रहा हूं, मैं उनसे अच्छी डोगरी बोल रहा हूं, मैं भी संभा कर रहने वाला हूं। लेकिन मसला यह है, पहले उनसे जिनकी फीस ली हुई है आपने, भाई साहब उनको तो एकजुट करो, गरीबों को उनको तो बचाओ। आपका तो फर्ज है, वो बंदे गलत है सही है, आपने तो लड़ना है, आप नहीं जा रहे कोर्ट में। ये लोग कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते वहां पे, नुकसान तो उन्होंने किया ना, वो आगे नफरतें फैला रहे हैं, लेकिन उन पे सवाल नहीं उठता, उन पे सवाल उठने चाहिए। तालिब, आपसे जानना चाहूँगा, सांजीराम की फैमिली के साथ इससे पहले, सानिया से पहले कोई मुलाकात आपकी हुई हो, या कुछ याद आता हो उनके साथ कोई रिलेशनशिप आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा जो बचपन है वो उसी एरिया में गुजरा है। मैं सांजीराम को सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसका कैरेक्टर बहुत गड़बड़ कैरेक्टर था। ट्राइबल मुस्लिम औरतों के अंदर बहुत एक खतरनाक सा कैरेक्टर था उसका। मतलब लड़कियां अगर एक दूसरे को डराना होता था तो एक दूसरे को ये बोल देते थे कि वो देख सांजीराम आ रहा है। तो वो मतलब एक दहशत सी थी, वो एक मतलब दिन दिहाड़े ही मतलब कोई ट्राइब्स लड़की दिखती थी तो जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता था। ये कितना कैरेक्टर था। और उसके बाद तो मुझे नहीं पता, फिर मुझे अचानक से जब आसिफा के मसले में आया तो वो सारी चीज़ें रिपीट हुई, क्योंकि जब मैं सेकंड में था तब मैं वहाँ पे रसाना में नहीं पढ़ा हूँ मैं कभी। रसाना से नीचे एक गाँव है, छान मोरिया कहते हैं, वहाँ पे पढ़ा हूँ। और उसकी साइड में दूसरा स्कूल है, दूसरा गांव है, वहाँ पे मैंने सेकंड जो है वहाँ पे। तालिब से ये तो हुई बातें तमाम, जितने जो इल्ज़ाम आप पर थे। तालिब, अब सियासी तौर पर आजकल आप इंदरवाल में एक्टिव हैं। इंदरवाल गुलाम मोहम्मद सरूरी का इलाका है, बड़े पावरफुल माने जाते हैं अपने इलाके में, बहुत पावरफुल लोग हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी एक बड़े पैसे वाला और बड़ा ताकतवर आदमी जो है वो भी वहाँ मैदान में है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। तालिब भी वहाँ पर है। तो जानना चाहूँगे सियासी सरगर्मियाँ कैसी चल रही हैं, और क्या आप आने वाले असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, लोकसभा में हिस्सा ले रहे हैं, या मकसद कोई और है, बस सिर्फ चल रहे हैं फिलहाल कि चलो देखा जाए कि हमारी कम्युनिटी क्या कर रही है? देखिए जुनैद साहब, मामला ये है कि जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक माहौल बन गया हुआ है कि मुसलमान और दलित इकट्ठा होके पॉलिटिकल डिसीजन लेने पे मजबूर हुआ है। और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ मोदी जी का कि वो आए पावर में। उनके जो आगे उनके वो जो दीवाने भक्त हैं, उन्होंने जब मारधार शुरू कर दी और मतलब कोई आंखें बंद करके अंधाधुंध मारना शुरू किया, तो उसी का डायरेक्टली असर यहाँ पे भी पड़ा, जम्मू में भी। मैं कश्मीर की बात तो नहीं करूँगा, जम्मू में भी। और हमारा मानना ये है, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ और जिस खित्ते से आता हूँ, अगर कम्युनिटी की बात कर लें तो जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ उसका तो बहुत ही बुरे तरीके से अस्साल है। और अगर जम्मू खित्ता की बात करूं एज ए मुस्लिम, तो जम्मू खित्ता में भी मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी नहीं है। तो हमारा जम्मू में भी यही बातचीत चल रही है कि यहाँ का दलित, यहाँ का मुस्लिम और यहाँ का जो पहाड़ी इलाके में रहने वाला है, चाहे वो कोई भी हो, वो सारे इकट्ठे होके हम कोई पॉलिटिकल डिसीजन ऐसा लें जिससे कम से कम इलाके की तरक्की हो। मेरे सीधे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप इंदरवाल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल ही लड़ रहा हूँ, बिल्कुल लड़ रहा हूँ। मैं असेंबली इलेक्शन की वहां से मैदान में हूँ, इंदरवाल से। और अच्छा तालिब, आप उस इंदरवाल में घूम रहे हैं आजकल उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, सिर्फ अपने सामाईन के लिए बिल्कुल आखिर में, कि उस इलाके का जो रहनुमा रह चुका है अभी तक गुलाम मोहम्मद सरूरी, इससे पहले जो वहाँ के लीडर थे, क्या देखा आपने उस इलाके में? गुजरों का क्या हाल है, बकरवालों का क्या हाल है, आम आदमी का इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हाल है? क्योंकि इस लीडर के बारे में ये कहा जाता है
कि ये मैन ऑफ डेवलपमेंट एंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस था। ये हाँ बिल्कुल सही है, ये आपने बड़ा सही सवाल पूछा है। देखिए जनाब, जहाँ तक इंद्रवाल का ताल्लुक है तो इंद्रवाल में एक बहुत बड़ा तबका जो है एक कम्युनिटी का है, और जिस कम्युनिटी का सिर्फ और सिर्फ एहसाल ये किया है इन लोगों ने, मतलब इस सरूड़ी साहब ने और जितने भी लीडर रहे, उन्होंने ये किया कि बस लास्ट में एक जलसा करके तकरीर जो थी गोजरी में 2 लफ्ज़ बोल दिए कि चौधरी साहब ये कर देंगे और वो कर देंगे, और वो बेचारे उसी में खुश हो गए कि ये इतना लंबा बंदा है, इतना गोरा चिट्टा है, इतना महंगा सूट पहना हुआ है, बड़ी लंबी गाड़ी में आता है, और बस इसने हमारी जुबान में बात कर दी, अब हमें 5 साल के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। और बेसिकली इन साहब ने किया क्या है, मैं आपको फैक्चुअल सिचुएशन बताऊं, ग्राउंड की पोजीशन बताऊं। साहब ने एक सराह खोल रखी हुई है किश्तवाड़ में, बहुत बड़ी सराह सी बना रखी हुई है। शाम को वहाँ पे पत्ते आते हैं, बहुत सारे कड़म के पत्ते, उनको उबाला जाता है, चावल उबाले जाते हैं, और वो गरीब जो गुजर आते हैं चांदे, उनको बुला के वो कड़म के पत्ते और चावल दबा के खिलाते हैं। और वो मामला बस कड़म के पत्ते और चावल, बस वो डेवलपमेंट है वहाँ के लोगों की। ओवरऑल बात की जाए, वहाँ पे नरेगा का मामला है। नरेगा की एक पंचायत है, मैं उस पंचायत का आपको नाम बता दूं कि जनाब कुच्छाल पंचायत छात्रों के अंदर है। एक बंदे ने, आशिक हुसैन और एक बंदा और, इन 2 लोगों ने आरटीआई लगा दी, बशीर साहब और आशिक। ये गुजर कम्युनिटी से नहीं है, कश्मीरी कम्युनिटी से है। इन्होंने आरटीआई लगाई नरेगा पे कि जनाब जरा पता करें कि ये कितना पैसा है। जब वो सामने आया तो कुछ करोड़ों में निकला। एक पंचायत 3.5 करोड़ से ऊपर पैसे का घपला। जब वो सामने आया तो साहब की तरफ से, सरूड़ी साहब की तरफ से उनको प्रेशर आया कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो जब ये नहीं माने, इन्होंने कहा जनाब ये तो गलत है। नौजवान थे, नौजवान कहाँ मानता है। जब नहीं माना तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, मैं उसको भी लेके आऊंगा आपके सामने मीडिया पे, कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि सरूड़ी साहब के किसी बंदे ने उसके घर पे जाके ग्रेनेड रखवाया जनाब, और पुलिस ने जाके उसको उठाया, फिर लोग उसकी सपोर्ट में आए, प्रोटेस्ट किया, जाके बचाए वो। मतलब ये एक एग्जांपल दी मैंने, एक और एग्जांपल देता हूं मैं। बुंजवा ब्लॉक है वहां पे इंद्रवाल का, वहां से बुंजवा का आखिरी गांव जो है उसका नाम, आखिरी पंचायत का नाम है कित्थर। कित्थर से पहले एक बरतार नक्का है। बरतार नक्का से कित्थर तक आपको जाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, गाड़ी पे नहीं, पैदल। आपको ठाठरी से बरतार नक्का तक 4 घंटे लग जाएंगे गाड़ी पे। गाड़ी भी आपको ऊंची चाहिए, या तो आप कोई बड़ी गाड़ी ले जाएं या आपको सोमो में जाना होगा। जब आप वहां चले गए, वहां से 4 घंटे मजीद लगेंगे आपको। वहां पे जनाब उन लोगों का क्या गुनाह है, आज भी सड़क नहीं है सर, वहां पे 4 घंटे पैदल चल के जाना पड़ता है। जो लड़की वहां पे प्रेग्नेंट होती है उसका क्या हशर होता होगा, जो आदमी बीमार होता है। और ये भी बताएं आप, अब सड़कों का हाल देखिए, जहां से सरूड़ी साहब खुद आते हैं सरूर से, वहां की सड़कों की हालत देखिए। जो बंदा बीमार है ना, अगर वो नीचे आपको लाना है, मतलब द्राक्षशाला तक, वो तो रास्ते में आधे से, मतलब अगर वो 20% पहले बीमार था, 80% तो हो गया वहां सड़क तक। तालिब साफ तौर पर यह कि बहुत जिम्मेदारी है आपके ऊपर उस इलाके की, और बड़ी आप इस वक्त कोशिशें वहाँ पर करें। चलिए, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप सियासत में कदम रख रहे हैं, नौजवान हैं। मगर बात वही कि ये तमाम इल्ज़ामात थे आप पर, और आपने इल्ज़ामात का जवाब सही दिया गलत दिया, ये तय जो है हमारे देखने वाले सामाईन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे तालिब हुसैन। आपने तालिब को सुना, आप तालिब को जानते हैं, तो हमने वो तमाम सवाल पूछे जो सवाल पूछे जाने बहुत ज़रूरी थे। दीजिए इस खास मुलाकात से इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी ऐसी ही और शख्सियत के साथ। आदाब।